हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। भले ही थोड़े टाइम पढ़िए बट पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। चाहे थोड़े टाइम पढ़िए बट पढ़िए ज़रूर, लेकिन स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। तो हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम मंथली मैगजीन क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। ये जुलाई मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर की मैगजीन है ये, और ये आपके आगामी परीक्षाओं यानी कि यूपी पीसीएस, आरओ बिहार, इन सारी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। और यहाँ पे आप बाएं साइड पे देख पा रहे होंगे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दिया हुआ है। साथ ही दाहिने साइड पे यहाँ पे मिसलिनियस में आपको मॉक टेस्ट वगैरह हैं, जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं उनके यहाँ पे सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि इस अंक में कब से कब तक का करंट अफेयर है। तो 26 मई 2024 तक के घटनाक्रम यहाँ पे हैं। और आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो सितंबर में है, आपका यूपी पीसीएस अक्टूबर में, और आरओ दिसंबर में है। इन सब पेपर के दृष्टिकोण से ये मई मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है इस मैगजीन में, तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इसको स्किप मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर। तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं या राष्ट्रीय प्रदेश, यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला वीडियो चैनल पे अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे इसके टॉपिक। हाँ, यहाँ पे वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। तो यहाँ से शुरू करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वैध समारोह के अभाव में किसी हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसे भारतीय समाज में महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इस फैसले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने संस्कार की प्रथा को मान्यता दी। अदालत ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह पवित्र है क्योंकि यह दो व्यक्तियों को आजीवन गरिमापूर्ण, समान सहमतिपूर्ण और स्वस्थ संयोजन का अवसर प्रदान करता है। बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह संतानोत्पत्ति को आसान बनाता है, परिवार की इकाई को मजबूत करता है और विभिन्न समुदायों के भीतर भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू समुदाय के भीतर विभिन्न पहलुओं से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करके हिंदू विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जन्म से या रूपांतरण के माध्यम से हिंदू हैं। इनमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल है। ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा किस पे ये अधिनियम लागू होता है। तो जो जन्म से हिंदू हैं या जिन्होंने रूपांतरण के थ्रू हिंदू धर्म ग्रहण किया है, साथ ही बौद्ध, जैन और सिख लोगों पर भी ये लागू होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में दिया हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए न्यूनतम आयु दूल्हे के लिए 21 वर्ष और दुल्हन के लिए 18 वर्ष है, इसको याद रखिएगा। नाबालिगों के बीच विवाह पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान करता है, जिसमें सप्तपदी का अनिवार्य अनुष्ठान भी शामिल है, जहां दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं। यह अधिनियम द्विविवाह, बहुविवाह व बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। याद रखिएगा, द्विविवाह, बहुविवाह और बहुपति प्रथा पर यह अधिनियम जो है रोक लगाता है। हिंदू विवाह का पंजीकरण राज्य विशेष में लागू कानूनों के अधीन होता है। हालांकि आधिकारिक प्रमाण पत्र के अभाव में विवाह अमान्य अवैध नहीं होता है। नेक्स्ट है रन फॉर सन मैराथन। 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। ये मंत्रालय याद रखिएगा किस मंत्रालय के तहत, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत। 3 मई को क्या मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। कहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। नेक्स्ट है रन फॉर सन मैराथन को जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। रन फॉर सन मैराथन में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी।
अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस समारोह एक अन्य आकर्षण सोलर स्टॉप्स थे। ये सोलर स्टॉप्स विभिन्न प्रकार के तत्वों वाले कियोस्क हैं जो सौर ऊर्जा के महत्व को सामने लाते हैं। ये सोलर स्टॉप्स 6 भारतीय शहरों यानी कि दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, बड़ोदरा, गुवाहाटी, वाराणसी और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। मई 2024 में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना को विनियामक मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का लक्ष्य बिजली की गुणवत्ता में सुधार करना और 12,000 से अधिक कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए 24/7 विश्वसनीय बिजली सक्षम करना है। यह परियोजना जो है BSES राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट यानी कि इंटीग्रिड और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही है। यह परियोजना 18 से 20 महीनों के भीतर अपना परिचालन शुरू कर देगी। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और प्रौद्योगिकी नीति और वित्त पोषण भागीदारों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन एक गठबंधन के रूप में GEAPP का लक्ष्य भविष्य में कार्बन उत्सर्जन को 4 गीगाटन तक कम करना, 1 अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच का विस्तार करना और 150 मिलियन नई नौकरियों का सृजन करना है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश। 9 मई 2024 को राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने और गैर संचारी रोगों को रोकने के उद्देश्य से भारतीयों के लिए संशोधित आहार निर्देश यानी कि रिवाइज डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार 56% से अधिक गैर संचारी रोग आहार से जुड़े होते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि चीनी कुल ऊर्जा सेवन का 5% से कम होनी चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया कि बड़ी मात्रा में प्रोटीन पाउडर का लंबे समय तक सेवन या उच्च प्रोटीन सांद्रता का सेवन अस्थि खनिज हानि यानी कि बोन मिनरल लॉस और गुर्दे की क्षति किडनी डैमेज जैसे संभावित खतरों से जुड़ा हुआ है। यह दिशा निर्देश मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिमों को कम करने में स्वस्थ आहार की निवारक क्षमता पर जोर देते हैं। नेक्स्ट करंट है DRDO ने IIT भुवनेश्वर को सौंपी 9 रक्षा तकनीकी परियोजनाएं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली क्लस्टर से एक स्वीकृत 9 परियोजनाएं 7 मई 2024 को भुवनेश्वर में आयोजित एक सहयोग बैठक में IIT भुवनेश्वर को सौंपी गई। DRDO और IIT भुवनेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध AI संचालित निगरानी पावर सिस्टम और रडार सिस्टम में उन्नत अनुसंधान के लिए सहयोग कर रहे हैं। यह साझेदारी रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। IIT भुवनेश्वर और DRDO का सहयोग रक्षा अनुप्रयोगों की उभरती अनुसंधान और विकास आवश्यकताओं में योगदान देगा जो आत्मनिर्भर भारत के लिए मंच तैयार करेगा। नेक्स्ट है पशुपालन और डेयरी विभाग यानी कि DAHD एवं UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के मध्य समझौता हुआ है। तो 20 मई 2024 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने नई दिल्ली स्थित UNDP कंट्री कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण और संचार योजना को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत ढांचे के लिए UNDP और DAHD की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए पशु स्वास्थ्य और पालन प्रथाओं को बढ़ाना है। UNDP और DAHD के साथ साझेदारी में भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का समर्थन करेगा। UNDP द्वारा विकसित नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क विशाल कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम बनाएगा। UNDP और पशुपालन और डेयरी विभाग वन हेल्थ दृष्टिकोण के साथ संयुक्त रूप से पशु स्वास्थ्य को मजबूत करने पर काम करेंगे।
यह कदम यूएनडीपी इंडिया द्वारा कोल्ड चेन के डिजिटलीकरण और रिमोट तापमान निगरानी के माध्यम से डिजिटल भविष्य के निर्माण में योगदान देगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर निर्धारित सीमा के तापमान में संग्रहित किया जाए, जो कि टीकाकरण कवरेज और आउटरीच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, यह है एसडीजी का स्थानीयकरण, स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका। 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राष्ट्रीय मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA के सहयोग से एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका यानी कि लोकलाइजिंग दिस एसडीजी, वोमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 29 अप्रैल से 3 मई 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या एवं विकास कोष के 57वें सत्र के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी ने किया। ये नाम याद रखिएगा, नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ पे भारत द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम जमीनी स्तर के राजनीतिक नेतृत्व में भारतीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित था। यह लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और जमीनी स्तर पर समावेशी विकास के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जमीनी स्तर पर निर्वाचित महिला स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधियों के योगदान को भी उजागर करता है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है, यह है कि लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए आईआईटी पटना को पेटेंट। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को उसके स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर के लिए भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। आईआईटी पटना के अकादमिक डीन AK ठाकुर के अनुसार पेटेंट की गई तकनीकी देश को पोर्टेबल पावर मॉड्यूल इन्वर्टर या UPS के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। इस तकनीक के व्यावसायिक उपयोग पर 20 वर्षों तक संस्थान का कॉपीराइट रहेगा। यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर को एक इकाई में एकीकृत करता है, जिससे इसका वजन 80% तक कम हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे कला एवं संस्कृति से जितने भी यहाँ पे करंट न्यूज में है उनको यहाँ पे दिया है, तो चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे, तो उसके बारे में यहाँ पे करंट अफेयर में दिया हुआ है। तो 29 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली वास्तविक प्रति का अनावरण उनकी 176वीं जयंती समारोह के अवसर पर केरल के किलीमनूर पैलेस में किया गया। वर्ष 1889 में ओ चंदू मेनन द्वारा प्रकाशित पहले आधुनिक मलयालम उपन्यास की नायिका इंदुलेखा की पेंटिंग वर्ष 2022 में सार्वजनिक डोमेन में आई। तैल चित्र यानी कि ऑयल पेंटिंग में इंदुलेखा को 1892 का एक पत्र पकड़े हुए दिखाया गया है। यह रवि वर्मा की शैली की विशेषता, विस्तार और समरूपता पर सावधानीपूर्वक ध्यान प्रदर्शित करती है। किलीमनूर पैलेस केरल के किलीमनूर में स्थित एक महल है। यहीं पर 1848 में चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 तक इनका जीवन काल था, को भारत में आधुनिक कला के इतिहास में अग्रणी शख्सियतों में से एक माना जाता है। उन्होंने पहले ओलियोग्राफ प्रेस का आविष्कार किया, जिसे उन्होंने मुंबई के घाटकोपर में स्थापित किया। इससे तेल चित्रों के प्रिंट के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट जो न्यूज है यह है कि महाराणा प्रताप की जयंती। तो 9 मई 2024 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। जूलियन कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के 13वें राजा एवं उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। राणा प्रताप सिंह और अंबर के राजा मान सिंह मुगल सम्राट अकबर के सेनापति के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 मेवाड़ में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप ने एक बहादुरीपूर्ण युद्ध लड़ा, लेकिन मुगल सेना से हार गए। हालांकि वर्ष 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हो गया और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास चावंड नामक एक नई राजधानी भी बनाई थी। 19 जनवरी
1597 को 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि मंगलुरु में शैल कला का पहला साक्ष्य। कर्नाटक के उडुपी जिले में MRS कॉलेज के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व के सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर टी मुरुगेसी के अनुसार मंगलुरु शहर में शैल कला का पहला साक्ष्य पाया गया। पुरातत्वविदों को शैल कला का यह पहला साक्ष्य बोलूरपन्ने कोटेडा बम्बू स्वामी मंदिर के निकट मिला। यह शैल कला मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी के रूप में है जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाई गई है। ये पदचिन्ह संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए हैं। शैल कला रॉक आर्ट प्राचीन प्राकृतिक पत्थर पर बने मानव निर्मित चिन्ह, चित्र या फिर मूर्तियां हैं। रॉक कला में चित्र या पेंटिंग, नक्काशी या शिलालेख, उत्कीर्णन, पैटर्न में रखी चट्टानें और जियोग्लिफ शामिल होते हैं। फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती 20 से 22 मई 2024 के मध्य सूफी संत और मानवतावादी कवि फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती मनाने के लिए बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह शुरू हुआ। यह समारोह लालन विश्व संघ, भारतीय उच्चायोग एवं बांग्लादेश के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। फकीर लालन शाह का जन्म 1774 में आधुनिक बांग्लादेश के झेना-इदाह जिले के होरीसपुर गांव में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे। उन्होंने लालन अखाड़ा की स्थापना की जिसके सभी धर्मों में लगभग 10,000 अनुयायी थे। उन्हें बाउल संगीत का जनक माना जाता है। 2008 में बाउल गीत को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम एवं अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग जैसे शख्सियतों को भी प्रभावित किया। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि 3 भारतीय ऐतिहासिक कृतियां यूनेस्को को मॉब रीजनल रजिस्टर में शामिल। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया। किसको किसको? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। यह निर्णय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में लिया गया। 7 से 8 मई 2024 के दौरान मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित की गई। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में लिखी गई दंतकथाओं का संग्रह है। इसके 5 अलग अलग खंड हैं जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट सिद्धांत पर केंद्रित है और माना जाता है कि इसे विष्णु शर्मा ने लिखा था। हृदय लोकन ध्वन्यालोक पर एक संस्कृत टिप्पणी है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो 1992 में इसको शुरू किया गया कि इसको तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड को किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य दस्तावेजी विरासत, विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्तप्राय विरासत की सुरक्षा और उन तक पहुँच और उपयोग को सुविधाजनक बनाना है। तो ये रहे कुछ राष्ट्र से संबंधित, देश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व किया। और आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग प्लीज़ पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।